नमस्कार दोस्तों। हम पिछले साल के प्रश्नों को देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस में। 2018 में हमने देखा फर्स्ट पेपर में कौन से प्रश्न आए थे, सेकेंड पेपर में, थर्ड पेपर में। अब बात आती है एथिक्स की फोर्थ पेपर की। चलिए देखते हैं 2018 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप प्रश्नों को देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि सिलेबस में जो बातें मेंशन की गई हैं उनको उठाकर किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप न ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, न सही डायरेक्शन में आप नोट्स बना पाएंगे, न रिवाइज कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि परीक्षा के पैटर्न को समझिए। और पैटर्न समझने का सबसे आसान तरीका है और एकमात्र तरीका कह सकते हैं कि आप सिलेबस को समझें और पिछले साल के प्रश्नों को समझें। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, लघु उत्तरी। मूल्य क्या है, वैल्यूज़ क्या है और इसके केंद्रीय तत्व क्यों कौन कौन से हैं उन पर प्रकाश डालना है। सिंपल, आपको मूल्य की परिभाषा पता है, आप तुरंत इसका आंसर लिख देंगे। किन किन तत्वों को इसमें शामिल किया जाता है ये बताना है। अगला प्रश्न, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक सरोकारों को परिभाषित कीजिए। जो भी सरकारी गवर्नमेंट, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों या निजी हों, वहाँ पे कौन कौन सी नैतिक चिंताएं हैं, नैतिक सरोकार हैं, इनके बारे में आपको बताना है। आगे, प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है। प्रशासन में सत्यनिष्ठा क्यों होनी चाहिए, दार्शनिक तौर पर इसे समझाना हो तो आप क्या बताएंगे। आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ये पूछा गया था। आगे, गांधी के नैतिक और सामाजिक विचारों का परीक्षण कीजिए। गांधी जी हर जगह पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट पेपर में भी, सेकेंड पेपर में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, इंटरव्यू में भी, एसए में भी। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बताइए कि नैतिक उनके कौन से विचार थे, सामाजिक विचार कौन से थे, उनका परीक्षण करिए। आगे, प्रश्न पांचवा, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। जब हम सिलेबस देख रहे थे तो वहाँ पे ये सारी बातें हमने देखी कि अंतरात्मा की ज़रूरत क्यों है एक सिविल सेवक के तौर पर। आप मतलब कहीं पे ऐसा निर्णय लेना होगा जहाँ आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी, इसकी क्या प्रासंगिकता है। सेवा भाव क्यों होना चाहिए, मैंने वहाँ भी बताया था। और अनुशासन क्यों ज़रूरी है, इन तीनों के बारे में आप लिखिए। थोड़ा थोड़ा लिखना है क्योंकि 125 शब्द में लिखने हैं तो ज़्यादा स्कोप है नहीं। आगे, अगला प्रश्न है, लोक सेवा की पहचान, ध्यान से समझिए। लोक सेवा की पहचान समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और करुणा पर आधारित होती है। ये दोनों शब्द सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है। इस संदर्भ में सहिष्णुता और करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। बेसिकली आपको ये बताना है कि सहिष्णुता और करुणा क्या है और इनकी क्या उपयोगिता है लोक सेवा में, ठीक है। उनकी व्याख्या आप करेंगे, उसी में आप बताएंगे। सिंपल है ये चैप्टर। बहुत, ये पेपर जो है बहुत आसान है, बहुत मस्त है। इसमें से बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। बहुत सारे, क्या आई थिंक 2 ही 3 टॉपिक्स कवर किए हैं और ज़्यादा है भी नहीं, तो बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7। हाँ, ये वाला हमने कवर कर लिया है। अभिवृत्ति के प्रकारों की विवेचना कीजिए। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड के क्या कार्य होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, बड़ा मज़ा भी आया था। उसे आप देख लीजिए, वीडियो पड़ी हुई है। आगे, इसमें अंतर बताना इन दोनों में, एटीट्यूड और वैल्यू में क्या अंतर है। एटीट्यूड फिर यहाँ आ गया, इसके बारे में आप जानते होंगे अगर वीडियो देखा होगा तो। फिर एटीट्यूड यहाँ भी आ गया। एटीट्यूड और ओपिनियन में क्या अंतर है, अभिवृत्ति और मत में क्या अंतर है, ये बताना है। आपको 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी। आगे, 9वां प्रश्न, प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। ये भी लोक सेवक का गुण उसमें भी था, मतलब उसी में एक जगह था सिलेबस में, समर्पण भाव होना क्यों ज़रूरी है। सिंपल है, बहुत मस्त है। वैसे भी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तब भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आप क्या करेंगे सिविल सेवक के तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखिए, ध्यान से समझिए इसको। लिखा है 10वां प्रश्न, अभी हाल ही में आपने एक सरकारी संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। अपने कार्यालय में पहले ही दिन आप पाते हैं कि संगठन में कई अनियमितताएं विद्यमान हैं, जैसे स्टाफ समय का पाबंद नहीं है, स्टाफ व्यर्थ बातचीत में अपना समय नष्ट करता है, जन शिकायतों पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती,
संगठन में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता निम्न स्तर की है। ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। आप अपने स्टाफ को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे जिससे संगठन की उपर्युक्त कमियों का निदान हो जाए, विवेचना कीजिए। देखिए कितनी खूबसूरती से एक टॉपिक को, सिलेबस के टॉपिक को पूछा गया है जिसका मेंशन यहाँ कहीं नहीं किया गया है। मैंने बताया था आपको वहाँ पे सिलेबस में कि वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। ये कार्य संस्कृति का ही हिस्सा है। अब आपको कार्य संस्कृति बेहतर करनी है तो आप कौन से तरीके अपनाएंगे, सिंपल यही पूछा गया, लेकिन कहीं भी वर्क कल्चर शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। स्मार्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, इसका आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है वर्क कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत भी तो। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 सेक्शन बी में है, 12 नंबर का एक प्रश्न है। इसको ज़्यादा शब्दों में लिखना है, 200 शब्द में। नीति शास्त्र और नैतिकता में विभेद कीजिए, मतलब इथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। तथा नीति शास्त्रीय कार्यों के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से तत्व निर्धारक होते हैं नीति शास्त्रीय कार्यों के, ये बताना है। अगला प्रश्न, कांट का नीति शास्त्र आकारवादी और कठोरतावादी है, इस मत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा नैतिक जीवन में कांट के नैतिक सिद्धांत के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इसको हम कवर करेंगे, छोटी सी वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा, बहुत मस्त है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 13, लोक सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं की व्याख्या कीजिए। क्या अंतरात्मा उनके समाधान में सहायक होगी? बताइए। नैतिक दुविधाएं अक्सर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं और लोक सेवक के तौर पे तो बिल्कुल होता है। तो बताना है कि ये क्या है नैतिक दुविधाएं, कौन कौन सी नैतिक दुविधाओं का सामना लोक सेवक करते हैं और क्या वहाँ पे अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए, सहायता मिलेगी उससे कि नहीं, विवेचना कर देनी है। हो गया। आगे देखिए, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ क्या है ये बता दीजिए, सिंपल। उसके बाद समाज में उन्हें रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप बताइए अपने हिसाब से कि भ्रष्टाचार कम करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं। ठीक है जी। अगला, अब एक प्रकरण दिया गया है, इसे समझिए आराम से। क्या है? निशांत सामाजिक रूप से संवेदनशील, समाजवादी विचार के बुद्धिजीवी और प्रोफेसर हैं। वे अपने लेखों, भाषणों और मीडिया के माध्यम से मजदूरों, अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और जनजातियों के स्वर को मुखरित करते हैं। एक पार्टी भी उन्हें अपने थिंक टैंक में रखे हुए है। इसी क्रम में वे आह्वान करते हैं कि सम्राट जनों, प्रबुद्धों और आगे राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाना चाहिए। प्रवेश के महीनों में अभिजात स्कूलों के मापदंडों पर बहस होती है। जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो अमीर हैं, जहाँ पढ़ाते हैं, जिस तरह के स्कूल हैं उसकी बात हो रही है, तो उनके मापदंडों पर बहस होती है और उसकी शिक्षा के हित में आलोचना भी होती है, जिसमें निशांत भी सम्मिलित होते हैं। किंतु पता चलता है कि वे स्वयं अपने बच्चों को एक अभिजात स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। पीछे से भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है यहाँ पढ़ ले। अतः उनके इस कृत्य की आलोचना भी होती है। कहा जाता है कि वे करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। तो प्रश्न कुछ उठते हैं। अब ध्यान से देखिए इन प्रश्नों को। कहानी समझ में आ गई? देखिए, पहला प्रश्न क्या उठा? क्या निशांत को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहिए? क्या निशांत को बौद्धिक विमर्श को त्याग कर देना चाहिए, वहाँ से बातचीत नहीं करना चाहिए, उठ के चला जाना चाहिए? ठीक है, इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। आगे, क्या उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को अपने समर्थन में खड़ा कर देना चाहिए या अपने बच्चे का प्रवेश अभिजात स्कूल में करा देना चाहिए? इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, आप किसके साथ जाएंगे, कौन से क्वेश्चन को आप किस रूप में देखते हैं, ये बताना है। ठीक है, आपकी क्या राय है ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, जन समूह की अभिवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादन संवाद के महत्व की विवेचना कीजिए। बेसिकली घबराइए नहीं, परसुएशन हमने डिस्कस किया था, सिंपल वही है, बहुत अच्छे से कवर किया है, छोटा सा वीडियो है, आप देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि एटीट्यूड को कैसे बदला जाता है।
मैंने वहाँ बताया था अच्छे से। उसमें परसुएशन की क्या भूमिका होती है, उसके महत्व की विवेचना कर दीजिए। वहाँ मैंने कई एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है। आगे देखिए, ये टॉपिक भी हमने कवर किया हुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि तत्वतः एक सैद्धांतिक संप्रदाय नहीं है, किंतु बहुआयामी सामाजिक कौशल है। इसको मैं अंग्रेजी में पढ़ दे रहा हूँ, अगर हिंदी आपको नहीं समझ में आ रही है। इन इसेंस इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट ए थियोरेटिकल कंसेप्ट, यही ध्यान देना था, बट ए मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल। अब इसके बारे में आपको क्या करना है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा और आयामों की व्याख्या कीजिए। मैंने पूरा अच्छे से समझाया था इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसको आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कैसे यूज़ करेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक रूप में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, और एक सिविल सेवक के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी अवधारणा क्या है और इसके आयाम क्या है, इस कथन के संदर्भ में बताना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, सिविल सेवा के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता पे बात करनी है, ठीक है, और मूल्यांकन करना है। क्या है, सत्यनिष्ठा क्यों होनी चाहिए, निष्पक्षता क्या है, इनकी क्या प्रासंगिकता है, और वस्तुनिष्ठता क्या है, और गैर तरफदारी क्या है। इनकी व्याख्या कर दीजिए 4-4 लाइनों में, बस हो गया। ठीक है जी। आगे यहाँ ध्यान से देखिए, अभिवृत्तियाँ हमारे अनुभवों का परिणाम है। इसीलिए देखिए एटीट्यूड से इतनी बार प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैंने उसको कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में कवर किया था, क्योंकि मैंने देखा यूपीएससी में भी प्रश्न आते हैं, यूपीपीसीएस में भी। क्या है यहाँ पे, एटीट्यूड जो है, अभिवृत्तियाँ हैं, हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या और मूल्यांकन कीजिए। मैंने बताया था कि कैसे, मतलब कौन कौन से कारकों से अभिवृत्तियाँ बनती हैं। वो वीडियो तुरंत जाकर देखिए, क्योंकि सिलेबस है छोटा, कुछ ही वीडियोस हैं, उनको अच्छे से आप देख लें, बार बार समझ लेना, आपका ये पेपर तैयार हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है जी। आगे बाकी जो बच गई चीज़ें हैं, अभी देखिए इधर थोड़ा व्यस्त है, तुरंत मैं उसको कवर करूँगा। पूरा आपके एग्ज़ाम से पहले सब खत्म हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्री मेन सब। ठीक है जी। 20वां प्रश्न देखिए, बढ़िया है, केस स्टडी है, ध्यान से समझिए। एक जन सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन मिलता है। वांछित सूचना एकत्र करने के बाद उसे पता चलता है कि वह सूचना स्वयं उसी के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से संबंधित है जो पूर्ण रूप से सही नहीं थे। कहने का मतलब है, किसी ने पूछा है, किसी बारे में कोई फैसला लिया गया था और इस अधिकारी को जवाब देना है। पता चल रहा है कि इसने कोई फैसला लिया था, उसी से संबंधित पूछ लिया गया है, ठीक है, और ये जान रहा है कि वो हमने जो फैसला लिया था वो पूरी तरह से सही नहीं थे। इन निर्णयों में अन्य कर्मचारी भी सहभागी थे। सूचना प्रकट होने पर स्वयं उसके तथा अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें दंड भी संभावित है। अगर ये पता चल गया कि हाँ ये गलती हुई है, सूचना लीक हो गई, मतलब बताना पड़ गया, तो इनको दंड भुगतना पड़ सकता है। सूचना प्रकट न होने करने पर या आंशिक रूप से सूचना उपलब्ध कराने पर कम दंड या दंड मुक्ति भी मिल सकती है। यानी कि झूठ बोल दें, गलत सूचना दे दें आरटीआई के तहत, तो बच सकते हैं या कम सज़ा मिल सकती है। ये बात अभी तक हमने समझी। अब देखिए, जन सूचना अधिकारी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, परंतु जिस विशिष्ट निर्णय जिसके संबंध में आरटीआई में आवेदन किया गया है, उन्होंने निर्णय लिया था, वो गलत है, गलत निर्णय है। वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आता है। ऐसी स्थिति में आप उसे क्या सलाह देंगे, तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या कीजिए। ये केस स्टडी है ना, लगभग सेम इसी तरह का यूपीएससी ने एक बार पूछा था, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। बस आपको बता देना है कि आपको क्या करना है। हो गया, आई थिंक ख़त्म। अब इसमें इतना ही था। बाकी जो है, अब हम 2019 का देखेंगे, 20 का देखेंगे। इत्मीनान से इसे देखिए, समझिए, तब आप अपनी तैयारी में सही डायरेक्शन में कम समय में तैयारी कर पाएंगे। ठीक है जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एकदम मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जितने खुश रहेंगे, जितना अच्छा महसूस करेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे, तैयारी उतनी मज़ेदार हो जाएगी। ठीक है जी। आगे मिलते हैं। नमस्कार।